Hello, dear students. Welcome back to our YouTube channel NTSC Foundation. This is our fourth lecture, and in this lecture, we will discuss the topic distance and displacement part 2. So, let me introduce about myself. My name is Jagdish Das, and I will teach you physics by clearing your all basics and fundamental concepts. So, learn with me to fall in love with physics. Let's start our lecture number 4 without wasting any time. सो गाइस, हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर के कुछ पॉइंट्स को पहले रिकैप करेंगे, फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था और उनके कुछ पॉइंट्स को भी हमने बहुत डिटेल में कवर किया था। और इस लेक्चर में भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जारी रखेंगे और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब द थिंग्स विच वी मेज़र, मतलब एक क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये सब चीज़ हम हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, 11th क्लास में जो यूनिट एंड डायमेंशन में ये सब पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ इस चीज़ को समझेंगे, मतलब इसको सिर्फ याद रखेंगे। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं वो 7 तरह के होते हैं जो कि फिक्स होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, इंटेंसिटी और सब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 तरह के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। और कुछ डेराइव्ड क्वांटिटी होते हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव होते हैं, और जो डेराइव क्वांटिटी होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, और फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होते हैं जिसको फिक्स माना गया है। तो जो एसआई सिस्टम होता है, जो इंटरनेशनल सिस्टम, वो एसआई सिस्टम कुछ यूनिट्स बनाया है। लेंथ का जो यूनिट है वो होता है मीटर, मास का यूनिट होता है केजी, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ये सब हम हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, और 10th क्लास में हम करंट के बारे में तो पढ़ेंगे, उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल अभी हम 9th के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, और 9th के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम 10th का शुरू करेंगे। तो जो यूनिट होता है वो एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। बिना किसी यूनिट के हम एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट होता है मीटर। मैंने अभी बोला आपको कि जो यूनिट होता है वो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करता है। चलिए इस बात को हम समझते हैं। जैसे कि एक बस ने 400 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ये बात हमने बोला। तो हम जो बोलते हैं कि 400 मीटर, तो ये प्रॉपरली डिफाइन होता है कि 400 मीटर एक बस ने ट्रैवल किया। अगर हम बोलेंगे कि एक बस 400 कवर किया, 400 क्या कवर किया? 400 मीटर कवर किया। 400 न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और मीटर होता है उसका यूनिट। तो 400 और मीटर जब दोनों मिल जाते हैं, एक क्वांटिटी के साथ जब एक यूनिट मिल जाता है तो वो प्रॉपर्ली डिफाइन होता है। तो ये हमारा बेसिकली थर्ड लेक्चर में हमने समझा था, और हम कुछ उसके पॉइंट्स को समझे थे, जैसे कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हम उसे बोलेंगे जिस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, और डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है, और वो इनिशियल से फाइनल पॉइंट को डायरेक्टेड होता है। तो इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और आज भी हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये पॉइंट हमने थर्ड लेक्चर में कवर किया था। और डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये पॉइंट भी हमने कवर किया था। लास्ट पॉइंट हमने कवर किया था, डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब पाथ हो सकता है या फिर पाथ नहीं हो सकता है, और वो हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट बट डिस्टेंस हैज़ नो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है, और डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, हैज़ नो डायरेक्शन। For a moving body, distance can't have zero or negative value, but displacement may be positive, negative और zero। तो जो डिस्टेंस होता है वो एक मूविंग बॉडी का डिस्टेंस कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। फिर चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। फॉर अ मूविंग और अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैंट बी डिक्रीजिंग। एक मूविंग या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता।
जैसे कि अगर एक बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में है तो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा, जीरो। अगर उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया, अगर उसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया तो उसने कुछ पाथ लेंथ कवर किया, उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। जब वो रेस्ट में था उस वक्त उसका पोजीशन जीरो था। जब उसने मोशन करना स्टार्ट कर दिया तो उसका पोजीशन धीरे धीरे इंक्रीज करते गया, तो उसका जो पाथ लेंथ वो भी इंक्रीज करते गया। तो अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मोशन कर रहा है तो उस वक्त डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता, या तो वो जीरो होगा या फिर वो इंक्रीज करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इफ मोशन इज इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन देन डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझना। अगर एक ऑब्जेक्ट का मोशन एक स्ट्रेट लाइन पाथ में हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट कोई डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसी कंडीशन में डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अभी मैं इस पॉइंट को सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ, आगे उसको डायग्रामेटिकली आपको मैं समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम केस को लेके समझेंगे और नंबर लाइन सिस्टम को हम एक रेफरेंस फ्रेम लेके इस मोशन इन वन डायमेंशन को समझेंगे। फिर चलते हैं लास्ट पॉइंट को। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है और उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये हो गया उसका फाइनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट हो गया ये, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब चलिए समझते हैं एक ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रेफरेंस फ्रेम के थ्रू। So we are considering number line system as a reference frame because the motion is in one dimension. So 1D मोशन को जब हम स्टडी करेंगे तो रेफरेंस फ्रेम को हम नंबर लाइन सिस्टम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकली जब हम उसको समझेंगे तो नंबर लाइन सिस्टम में समझेंगे। अगर 2 डायमेंशनल मोशन को हम स्टडी करेंगे तो उसमें कार्टेशियन सिस्टम को हम लेंगे रेफरेंस फ्रेम। तो जब आएगा 2 डायमेंशनल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम पढ़ेंगे तब हम कार्टेशियन सिस्टम को लेके स्टडी करेंगे। तो फिलहाल अभी हम ये नंबर लाइन सिस्टम को लेके पढ़ेंगे, एक ही एक्सिस को, या फिर बेसिकली हम एक्स एक्सिस ही लेंगे। वाई एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस हो सकता है, हम बेसिकली एक्स एक्सिस को कंसिडर करेंगे। तो ये जो 0 पॉइंट होता है इसको हम रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। तो इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे और उसका मोशन को भी स्टडी करेंगे। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में रेफरेंस फ्रेम के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझा था। अगर कोई बच्चा फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन लेक्चर मोशन का नहीं देखा है तो वो जाके अभी वो लेक्चर को पहले देख ले और रेफरेंस फ्रेम के कॉन्सेप्ट को पहले समझ ले, फिर उसको ये वाला समझने में ईजी होगा। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन वन डायमेंशन को स्टडी करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कि हम मैथमेटिकली नंबर लाइन सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे पढ़ने के लिए हमें कार्टेशियन सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जब हम मोशन इन 2 डायमेंशन को पढ़ेंगे या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को समझेंगे तभी हमें कार्टेशियन सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको पढ़ने के लिए हम नंबर लाइन सिस्टम को रेफरेंस फ्रेम मानेंगे और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। तो अभी मान लो ये घर है और ये घर के दरवाजे के सामने एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, जिसे कि हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया है। तो ये लड़के के हिसाब से ये कार 40 मीटर डिस्टेंस में है पॉजिटिव डायरेक्शन में, जो कि इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और इसके हिसाब से एक कार बैकवर्ड डायरेक्शन में है जो कि 20 मीटर डिस्टेंस में है। तो इसके हिसाब से, क्योंकि ये अभी फिक्स पोजीशन में है, ये अभी रेस्ट कंडीशन में है, ये अभी ऑब्जर्व कर रहा है कार और बाइक को, तो उसके हिसाब से हमने पोजीशन को फिक्स कर लिया, पोजीशन को हमने ये मान लिया। अगर हम रेफरेंस फ्रेम चेंज कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर रहे हैं, अगर हम इस पॉइंट को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, अगर ये कार के अंदर एक आदमी बैठा है जो कि वो देख रहा है घर और बाइक को देख रहा है, तो उसके हिसाब से ये कार के अंदर जो आदमी बैठा है, तो इसको ये चीज़ आप याद रखना हमेशा, जिस पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो उसको आप ओरिजिन मान लो, उस पॉइंट को आप 0 कंसिडर कर लो। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो ये सब कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। तो जब रेफरेंस पॉइंट को हम चेंज करते हैं तब कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है। तो ये अगर 0 हो गया, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40। तो ये कार के अंदर जो आदमी बैठा है उसे लग रहा है कि ये होम जो है ये 40 मीटर डिस्टेंस, मेरे सामने 40 मीटर डिस्टेंस में एक घर है, इस कार के अंदर जो बैठा उसे लग रहा है। और उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव हम मानेंगे, बैकवर्ड में तो कुछ नहीं है, वैसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो इसके आगे एक घर है जो कि इससे 40 मीटर डिस्टेंस में है, और ये जो बाइक है उससे 60 मीटर डिस्टेंस में है, उसके फ्रंट में है।
तो अगर बाइक को भी हम मान लेंगे, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे, जो इसमें जो बाइक जो चला रहा है जो आदमी, तो उसे लगेगा कि इसको हमने 0 मान लिया, रेफरेंस पॉइंट को 0 मान लिया, इसे लगेगा कि ये जो घर है ये घर उससे 20 मीटर डिस्टेंस में है और फ्रंट में है, और कार जो है वो कार अभी उससे 60 मीटर डिस्टेंस में है, फ्रंट में है। तो ये हो गया रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा था। इसमें हमने नंबर लाइन सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया इसको। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हम दो केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को नंबर लाइन सिस्टम में समझेंगे। एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक रेफरेंस फ्रेम के जरिए हम नंबर लाइन सिस्टम में उसको मैथमेटिकली समझेंगे। चलिए केस 1 को समझते हैं। सो ये आपका घर है, मान लो ये आपका घर है और ये आपके घर के सामने एक पान का दुकान है, एक बेटल शॉप है। तो आपके घर को मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया और आप घर के दरवाजे के सामने खड़े हो। दरवाजे से निकलकर आपके पापा पान के दुकान की तरफ मूव किए। तो आप यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हो, मतलब आप ऑब्जर्वर हो। आपके हिसाब से आपके पापा का पाथ लेंथ कितना हुआ, मतलब आपके पापा कितना डिस्टेंस कवर किए। तो ये हो गया 0 पॉइंट, तो आपके पापा 40 मीटर डिस्टेंस कवर किए। तो यहीं पर खड़े होकर आप देख रहे हो आपके पापा ऑलरेडी 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। तो अगर वो फिर लौट कर वापस आएंगे उस पॉइंट में, तो उनका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40 मीटर गए, फिर 40 मीटर वापस आ गए, कितना हो गया, 80 मीटर डिस्टेंस हो गया। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो आपके पापा पहले जो यहाँ पर गए तो उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया कितना, 40 मीटर। क्योंकि हमने इससे पहले एक पॉइंट को हमने स्टडी किया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, सो उस वक्त उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कि आपके पापा एक ही स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहे हैं बिना किसी डायरेक्शन को चेंज किए, तो डिस्टेंस सिर्फ 40 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा प्लस 40 मीटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो अगर आपके पापा फिर लौट कर घर को आ गए तो इसी पॉइंट पर आपके पापा का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, क्योंकि वो जहाँ पर अपना जर्नी शुरू किए तो वहीं पर आके पहुँच गए। तो आप वहीं पर खड़े हो, आपके पापा भी वहीं पर आके पहुँच गए, तो आपके हिसाब से आपके पापा रेस्ट पर आ गए, तो वो उनका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो ये हो गया केस 1, हम समझ लिए। फिर चलते हैं केस 2। केस 2 में क्या हुआ, आपके पापा को ऑफिस जाना है, मतलब ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। आपको आपके पापा को आपके घर से निकलकर पहले पान की दुकान जाना है, पान खा के फिर ऑफिस जाएंगे वापस। और ये तो एक ही मतलब पाथ है, ये एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो या तो वो आगे मूव करेंगे या फिर पीछे मूव करेंगे। तो पहले वो घर से निकल कर पहले पान की दुकान जाएंगे, मतलब 40 मीटर डिस्टेंस पहले कवर किया, उनका पाथ लेंथ हो गया 40 मीटर। फिर क्या करेंगे, फिर 40 मीटर वापस आएंगे, ठीक है, वो कितना कवर कर लिया, 80 मीटर। फिर घर से यहाँ पर जाएंगे 50 मीटर, कितना हो गया, 40 प्लस 40 80 प्लस 50 130, तो टोटल 130 मीटर उन्होंने कवर कर लिया। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या हुआ उनके टोटल जर्नी में, इनिशियल पॉइंट से शुरू करके फाइनल पॉइंट तक उनका टोटल डिस्टेंस हुआ 130 मीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -50 मीटर। तो माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि बैकवर्ड, आप तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ देख रहे हो, तो ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। तो आपके पीछे अगर आप देख रहे हो, पीछे देख रहे हो आपके, तो आपके पापा ऑफिस में जाके पहुँच गए, तो आपके हिसाब से ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया, तो ये हो गया -50 मीटर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हो गया, 130 मीटर। तो डिस्टेंस को तो हमेशा पॉजिटिव मानेंगे और डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 मान सकते हैं। तो जितना हमने पॉइंट कवर किया था वो सारे पॉइंट को हमने एक रेफरेंस फ्रेम के जरिए नंबर लाइन सिस्टम को मैथमेटिकली समझ लिया। तो यहाँ तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सारे पॉइंट को कवर कर लिया और उसके सारे कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझ लिया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और ये चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।